मेरी माँ एक घर में नौकरानी थी। मैं भी माँ के साथ चली जाती। मालकिन का भाई बुरी नजर का मालिक था। जब उसने मुझे कमरे में बुलाया तो मैं ना गई। एक दिन मालकिन का भाई कहने लगा, अगर तुम मेरे कमरे में सफाई करने नहीं आई तो मैं तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत करूंगा। जब मैं डरते डरते मालकिन के भाई के कमरे में गई तो फिर मेरे साथ मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे विपुल से बहुत डर लगता था। मैं जितना उस लड़के की नजरों से बचने की कोशिश करती, वो ना जाने क्यों उसी जगह पहुंच जाता था जहां पर मैं होती थी। ये लोग शहर में रहते थे लेकिन पुराने जागीरदार थे, और जागीरदार ऐसे ही शौक रखते हैं कि घर की नौकरानियों से अपना दिल बहला सकें। मैंने अपनी माँ के साथ जब से इस घर में काम करना शुरू किया था, तब से मैंने महसूस किया था कि मालकिन का छोटा भाई विपुल मुझे ही टकटकी बांधे देखता रहता है। और मुझे उस समय बहुत डर लगता था जब मालकिन मुझे विपुल के कमरे की सफाई करने के लिए कहती थी। क्योंकि वो घर पर होता था, इसलिए मुझे अकेले उसके कमरे में जाते हुए बहुत डर लगता था। और वजह ये थी कि जब मैं पहली बार उसके कमरे में गई थी सफाई करने, उस वक्त वो एलसीडी पर बहुत ही गंदी मूवी देख रहा था। जैसे ही मैं कमरे में आई, मेरी नजर उस एलसीडी पर पड़ी तो मैंने फौरन से नजरें झुका ली और कमरे के दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। उसने एक नजर मुझ पर डाली और कहने लगा, रुक क्यों गई, आओ कमरे की सफाई करो। मुझे लगा था मेरी मौजूदगी की वजह से वो टीवी बंद कर देगा या चैनल बदल देगा, लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरे अंदर आते ही उसने वॉल्यूम कुछ और भी ऊंचा कर दिया था। मेरी उम्र इस वक्त तो मुश्किल से 16 साल थी और विपुल भी 18-19 साल का होगा। कॉलेज में पढ़ता था और बाकी का दिन घर पर ही गुजारता था। वो वैसा ही लड़का था जैसे अमीर घरानों के बिगड़े हुए लड़के होते हैं। मैंने कमरे का दरवाजा पूरा खोल दिया और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो मुझ पर यूं दहाड़ा कि मैं कांप कर रह गई थी। कहने लगा, अंधी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता एसी ऑन है और तुमने कमरे का दरवाजा खोल रखा है। कमरा बंद करके काम करो। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने फौरन से कमरे से बाहर निकल गई और अम्मा के पास चली गई। मुझे यूं घबराए देखकर अम्मा मुझसे वजह पूछने लगी। मैंने कहा, मुझे उस विपुल से डर लगता है, मैं उसके कमरे का काम नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझसे कहा, ऐसा करो तुम बर्तन धो लो, छोटे साहब के कमरे की सफाई मैं कर देती हूँ। अगले कुछ दिन तक मेरी माँ ही उस कमरे की सफाई करती रही। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि जब वो किचन में ही आ गया। मुझे देखकर कहने लगा, एक गिलास पानी दो। शब्द ऐसे थे सख्त और घमंड से भरे हुए। मैंने शीशे का गिलास धोया और उसके लिए पानी भरने लगी। मैंने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। उसकी पकड़ मेरे हाथ पर बहुत मजबूत थी। कहने लगा, मेरे कमरे की सफाई करने तुम क्यों नहीं आती हो। वो मेरे कुछ करीब होकर मुझसे धीरे से पूछने लगा। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ें वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने पहले तो हैरत जाहिर की, फिर मेरा हाथ छोड़ दिया। कहने लगा, अगर कल तुम मेरे कमरे की सफाई करने नहीं आई तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। ये कहकर वो किचन से बाहर चला गया। पता नहीं उस लड़के को मुझसे क्या प्रॉब्लम थी, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं अगले दिन भी उसके कमरे में ना गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरा इनकार मुझ पर इतना महंगा भी पड़ सकता है। मैं बर्तन धो रही थी कि तभी मुझे अम्मा के चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागी दौड़ी किचन से बाहर निकली। मैंने देखा मेरी माँ सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी थी। शायद वो सीढ़ियों से गिर गई थी। अम्मा को यूं गिरे देखकर मेरी तो चीख निकल गई थी। मालकिन भी वहीं पहुंच गई। ड्राइवर को बुलाकर हॉस्पिटल भी लेकर गई। मैं तो बस रोए जा रही थी। मुझे अपनी कोई भी सुध बुध न थी। मेरे अम्मा के पाँव की हड्डी टूट गई थी, वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रही थी। मालकिन ने अस्पताल का सारा खर्च उठाया था। अम्मा घर पर बैठ गई थी। 2 दिन तो मैं भी काम पर नहीं गई। तीसरे दिन अम्मा मुझसे कहने लगी, तुम काम पर चली जाओ, मालकिन के हम पर बहुत एहसान है, इसलिए काम नहीं छोड़ सकते। बात तो अम्मा की भी ठीक थी। मालकिन ने अम्मा की बंद मुट्ठी में कई हजार के नोट भी रख दिए थे ताकि घर खर्चे में मुश्किल ना आए। मैं तीसरे दिन काम पर चली गई। मालकिन ने मुझसे कहा कि काम करने के बाद घर जाने से पहले पकी हुई सब्जी भी घर ले जाना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और झाड़ू लगाने लगी। जब विपुल के कमरे में गई तो वो कमरा खाली था। मैंने ये देखकर सूखा सांस लिया। मैंने सोचा उसके आने से पहले कमरे की सफाई कर देती हूँ, इसलिए मैंने झाड़ू एक तरफ रखा और उसके बेड की चादर ठीक करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने तकिया उठाया और जो कुछ मुझे तकिए के नीचे नजर आया, मैं बुरी तरह घबरा गई थी। इससे पहले कि मैं तकिया वापस उस जगह रखती कि किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा था। मैं इस अचानक आफत के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए एकदम विपुल के सीने से जा टकराई थी। एकदम ही मैंने खुद को संभाला और पीछे हट गई। वो भी मेरा बाजू छोड़ चुका था। कहने लगा, बहुत शौक है तुम्हें मेरी जासूसी करने का।
मैं बुरी तरह से घबरा गई थी और नाम में सिर हिलाने लगी। मैंने कहा, मैं तो बस चादर ठीक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि तकिए के नीचे। मेरी बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे आगे कुछ भी बोलने से रोक दिया। कहने लगा, जो कुछ भी तुमने अभी तकिए के नीचे देखा है, इसके बारे में मेरी दीदी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना याद रखना बहुत पछताओगी। वो मेरे बेहद करीब होकर मुझे धमका रहा था। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने कहा, मैं मालकिन को कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसके बाद वो मुझसे कुछ पीछे हटा और कहने लगा, वेरी गुड, बस ऐसे ही मेरी हर बात मानती रहोगी तो खुश रहोगी। चलो अब अपना काम करो। ये कहकर वो जूतों के साथ ही बेड पर आकर आड़ा तिरछा लेट गया था। मैं भी अपने काम में लग गई और झाड़ू लगाने लगी। जैसे ही मैंने कमरा साफ किया और बाहर जाने लगी तो वो कहने लगा, सुनो लड़की। उसकी पुकार पर मेरे कदम दरवाजे के पास ही रुक गए थे। कहने लगा, ऐसा करो, मेरे जूते उतारो। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मैं उसकी कोई गुलाम तो न थी जो उसके जूते उतार दी। मैं वहीं खड़ी रही। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और बहुत ही घमंड और गुस्से भरे शब्दों में कहने लगा, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कहा है मेरे जूते उतारो। हुक्म देने वाले अंदाज में उसने मुझसे कहा था। मैं उस लड़के से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके पास आकर उसके जूते उतारने लगी। शायद ही अमीर घमंडी लड़कों की आदत होती है कि गरीब लड़कियों की बेबसी को देखकर इनकी अना को सुकून मिलता है। मैंने जूते और सॉक्स उतार कर एक तरफ रख दिए। वो कहने लगा, सुनो, इधर आओ। एक के बाद एक हुक्म था जो वो मुझे देकर मेरा सब्र आजमा रहा था। कहने लगा, तकिया हटाओ और वो सिगरेट मेरे पास लेकर आओ। अब वो बेड के किराउन से टेक लगाकर बैठा था। उसके तकिए के नीचे मैंने एक शराब की छोटी सी बोतल और नशे वाली सिगरेट देखी थी। मालकिन बेशक अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन शायद ऐसी बातों के बारे में उन्हें पता नहीं था, वरना वो उसे जरूर रोकती। मैंने तकिया पीछे किया और वो सिगरेट की डिब्बी विपुल की तरफ बढ़ा दी। वो कहने लगा, इसमें से सिगरेट भी निकालो और मेरे मुंह में रखो, फिर लाइटर से जलाओ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, मैं ये नहीं कर सकती, ये काम मेरा नहीं है। मेरी बात पर वो जोर से हंसने लगा। कहने लगा, मुझे इनकार करने का मतलब समझती हो? उसकी बात पर मैंने ना समझी से उसे देखा था, लेकिन वो उठकर खड़ा हुआ और धीरे से चलता हुआ मेरे पास आया था और आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, याद है कुछ दिन पहले भी तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था कि तुम मेरे कमरे की सफाई नहीं करोगी, और बदले में मैंने तुम्हारे माँ की टांग ही तोड़ दी। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। एक ऐसी हकीकत थी जो मेरे ऊपर खुल रही थी। और ये कहकर वो हंसने लगा था। कहने लगा, सरफ वाला पानी मैंने ही सीढ़ियों पर गिराया था। तुम्हारी माँ सीढ़ियों से ऐसी फिसली कि सीधा हॉस्पिटल ही पहुंच गई। अब देखो, आ गई ना तुम मेरे कमरे में। मुझे उस लड़के की घटिया सोच और घटिया हरकत पर बहुत ही अफसोस हुआ था। मैंने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी अना को सुकून देने की खातिर आपने मेरे माँ की पैर की हड्डी ही तोड़ दी। आपको पता है मेरी माँ कितनी तकलीफ में थी, कितना दर्द के मारे वो चीख रही थी। मेरी बात पर वो मुस्कुराया। कहने लगा, विपुल को कोई इनकार करे तो उसको मैं कहीं का नहीं छोड़ता। चलो शाबाश, अब ये सिगरेट मेरे मुंह में डालो और लाइटर से जलाओ। उसने दोबारा से कहा, गरीब होना शायद बहुत बड़ा जुर्म होता है। ये अमीर लोग भी गरीबों की कुछ जरूरतें पूरी करके उन्हें अपना गुलाम समझते हैं। मैं नहीं जानती थी इस बार मेरा इनकार मुझे किस बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अगर मुझे पता होता तो मैं सिगरेट जलाकर उसके मुंह में रख देती। मैं उस वक्त से अनजान थी और मैं उसे इनकार करके घर चली आई। घर आकर भी मुझे रात भर सुकून से नींद नहीं आई थी। मुझे लगा शायद अब हमारी नौकरी छूट जाएगी। विपुल की बात से मैंने इनकार कर दिया था, यकीनन वो बदले में यही करेगा। अगली सुबह मैं डरते डरते काम पर गई थी, लेकिन सब कुछ रूटीन के अनुसार ही जा रहा था। मुझे कुछ सुकून हुआ। मेरा बस थोड़ा सा ही काम रह गया था जब मालकिन विपुल से कहने लगी कि वो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हैं, कल सुबह ही वापस लौटेंगी और वो भी उनके साथ चले। लेकिन विपुल ने इनकार कर दिया। जब मुझे ये मालूम हुआ कि मालकिन जा रही हैं तो मैंने भी झटपट अपना काम निपटाया ताकि मैं उनके जाने से पहले ही बंगले से निकल जाऊं। मेरा काम लगभग खत्म ही हो चुका था। मैं भी मालकिन के साथ ही बाहर निकलने लगी जब विपुल ने कहा कि दीदी, मैं रसोइये के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। इस लड़की से कहो मेरे लिए खाना बनाकर जाए। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का था। मालकिन कहने लगी, रानी तुम विपुल के लिए खाना बना दो। मैंने कहा, मालकिन मैं जरूर बना देती, लेकिन आपको तो पता है मेरी माँ इस समय बिस्तर पर पड़ी हुई हैं, उन्हें मेरी जरूरत होगी। मालकिन ने विपुल से कहा कि ऐसा करो, तुम बाहर से ऑर्डर कर लो, लेकिन वो नहीं माना। मालकिन मुझसे कहने लगी, रानी
मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन विपुल की मैं सब कुछ हूँ और उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही मैंने इतने नौकर रखे हैं। अब अगर उसने तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन बना लिया है तो बना दो। क्या मैं तुम्हारी माँ के लिए इतना सारा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर रही? खाना बनाने में समय ही कितना लगता है। वो मुझ पर अपना किया गया एहसान जताकर चली गई थी। मुझे खाना बनाने पर ऐतराज नहीं था, मुझे विपुल पर भरोसा न था। अभी कल ही तो वो मुझे धमकी दे रहा था। खैर, मैंने जल्दी से किचन का रुख किया और बाहर रसोइये से पूछने लगी, विपुल क्या खाएगा? इससे पहले कि रसोइया कुछ बताता, विपुल खुद ही किचन में आ गया और रसोइये से कहने लगा, तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपने घर जाओ। ये सुनकर तो मेरा रंग फिर से उड़ गया था। वो रसोइया किचन से बाहर निकल गया। विपुल मुझसे कहने लगा, खाना मैंने खाना है, तुम मुझसे पूछो, रसोइये से क्यों पूछ रही हो? मुझे बिरयानी खानी है, साथ में फिश फ्राई कर लेना और साथ में कुछ कबाब भी फ्राई जरूर करना, और हाँ, मीठे में गाजर का हलवा बनाना। वो अच्छा खासा मीनू बनाकर बाहर चला गया था। मैं जितनी जल्दी सब बना सकती थी बना रही थी, लेकिन ये सब बनाते हुए भी मुझे 2 घंटे लग गए थे। शाम का समय हो चुका था और अब तो अंधेरा भी गहरा होने लगा था। मुझे घर भी अकेले जाना था। मैंने सब कुछ बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाया और जल्दी से बाहर जाने लगी। बंगले के कुछ नौकर हर वक्त घर पर ही मौजूद होते थे और रहते भी थे बंगले के क्वार्टर में, लेकिन इस वक्त तो हॉल में मुझे विपुल के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मालकिन के पति और उनका बेटा ज्यादातर दूसरे देश में होते थे, कभी कभी ही हिंदुस्तान आया करते थे। मालकिन अपने छोटे भाई के साथ ही इस बंगले में रहती थी। मैंने हॉल में जब किसी नौकर को नहीं देखा तो तेज कदम उठाती हुई हॉल के बाहरी दरवाजे तक पहुंची थी। उस समय तक विपुल डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा लॉक था। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे शायद चाबी से लॉक किया गया था। मैंने जल्दी से पलटकर डाइनिंग टेबल पर बैठे विपुल की तरफ देखा था। वो बड़े मजे से अपनी प्लेट में बिरयानी डाल रहा था। मैं समझ गई थी ये सब विपुल ने ही किया है। इस समय इस बंगले के अंदरूनी हिस्से में सिर्फ मैं थी या फिर विपुल। हॉल के अलावा और कोई दरवाजा ऐसा न था जहां से मैं बाहर निकल सकती। मेरी बेबसी का ये हाल था कि मैं रोने लगी। मैंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया कि शायद कोई दरवाजा खोल दे, लेकिन वो बेहिस पत्थर दिल लड़का बड़े आराम से बिरयानी खा रहा था। मैं रो रही थी, बार बार दरवाजा बजा रही थी। मुझे यूं रोता देखकर कहने लगा, सब कुछ बेकार है, तुम्हारा रोना धोना चीखना चिल्लाना सब बेकार है। मैंने सारे नौकरों को आज रात की छुट्टी दे दी है। रानी, मेरे अलावा तुम्हारी पुकार सुनने वाला आज कोई नहीं है, इसलिए तुम जितना चाहे चिल्ला सकती हो। ये कहकर वो बिरयानी के साथ साथ कबाब भी खाने लगा। मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, प्लीज ये दरवाजा खोल दो, मेरी माँ परेशान हो रही होंगी, रात हो रही है, मुझे घर भी जाना है। लेकिन वो शायद अपने सीने में दिल ही नहीं रखता था। मुझसे कहने लगा, कहा था ना तुमसे, मुझे इनकार मत करो। देख लिया ना उसका नतीजा। वो अपनी प्लेट में दोबारा से बिरयानी डालते हुए कह रहा था। मेरी तो जान पर बनी हुई थी। मैंने कहा, मैं आगे से आपकी किसी बात से इनकार नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे अभी जाने दें। मेरी माँ मेरी वजह से परेशान हो रही होंगी। शायद ये मेरी बेबसी की आखिरी हद थी कि मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो कहने लगा, देखो रानी, बात यह है कि अगर कोई मेरी बात से इनकार कर दे तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है और मैं बदला लिए बिना उसे छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन देखो, तुम मेरी विनती कर रही हो तो ठीक है। उसने गाजर का हलवा अपनी प्लेट में डालते हुए कहा था और ये सुनकर मेरी जान में जान आ गई थी। मैंने अपने आंसू जल्दी से पोंछे और कहा, मुझे चाबी दे दो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, चाबी भी दे दूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है, पहले ये बर्तन उठाओ यहाँ से। अब सारे नौकर तो जा चुके हैं, तो अब ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि विपुल का मूड ज्यादा खराब ना हो और वो मुझे बाहर जाने दे। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 8:30 बज रहे थे। मैं रोने लगी। जल्दी जल्दी सारे सब बर्तन समेटे, उन्हें धोया और किचन से बाहर आई तो विपुल हॉल में नहीं था। उसके कमरे की लाइट ऑन थी। मेरा जी चाहा फूट फूट कर रो दूं। मैं इस समय उसके कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे चाबी भी लेनी थी जो उस बेहिस आदमी के पास थी। मैं उसके कमरे के बाहर खड़ी रही। कमरे पर दस्तक दी। वो कहने लगा, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। वो बेड पर टेक लगाए बैठा हुआ था। मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े ही कहा कि मुझे चाबी दे दो। देखो 10 बजने वाले हैं, भगवान के लिए मुझ पर दया करो।
मुझे जाने दो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, हाँ तो मैंने कब रोका है रानी, आओ, लेकिन इससे पहले वो सिगरेट तो मुझे ला कर दो। वो मेरी बेबसी का पूरा फायदा उठा रहा था। मैं कमरे में आई, सामने टेबल के ऊपर ही सिगरेट और लाइटर पड़ा हुआ था। मैंने सिगरेट और लाइटर उठाया और सिगरेट उसके मुंह में रखकर लाइटर भी जला दिया। सिगरेट का एक कश लेकर उसने धुआं मेरे मुंह पर उड़ाया था। कहने लगा, अब मेरा रूम फ्रिज खोलो और वहां से शराब निकालो और गिलास में भी डालो। उसकी ये बात सुनकर मैं अपनी जगह खड़ी रही, आगे नहीं बढ़ी थी। जिस पर वो चिल्लाकर बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता? शराब गिलास में डालो और मेरे पास लेकर आओ। देखो रानी, 10 बज रहे हैं, तुम जितनी देर करोगी लोग उंगलियां तुम पर ही उठाएंगे। चलो जल्दी करो। लगातार रोने से मेरी हिचकियां बंद गई थीं, लेकिन उस लड़के के सीने में शायद दिल ही नहीं था। मैंने उसके कमरे में रखे फ्रिज से शराब की बोतल निकाली और उसके पास रखे गिलास में डाल दी। इस वक्त तो मेरे हाथ कांप रहे थे। हिचकियां लेने की वजह से मेरा पूरा शरीर भी कांप रहा था। और उसी वक्त उसने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। मेरा दुपट्टा मेरे गले से खींचकर फेंक दिया था। वो मेरे इतने करीब था कि उसके मुंह से निकलने वाली सिगरेट की बदबू से मेरा दम घुटने लगा था। मेरी सिसकियां उस कमरे में गूंजती रहीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। रात के 2 बजे उस आदमी ने मुझे हॉल की चाबी दी थी, लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद करने के बाद मुझसे कहने लगा, अभी भी रात की स्याही बाकी है रानी, जल्दी से अपने घर चली जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। विपुल ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा था। उसकी बात सुनकर मेरा जी चाहा मैं उस लड़के का कत्ल कर दूं, लेकिन ये शायद मेरे बस की बात न थी। मैंने कहा, जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया है, भगवान करे तुम भी बर्बाद हो जाओ, तुम्हें कहीं चैन न मिले। तुम पूरी जिंदगी रोते रहो, तड़पते रहो और कोई भी तुम्हारे आंसू पोंछने वाला न हो। ये कहकर मैंने चाबी ली और बाहर चली गई। लेकिन मैं अपने घर नहीं गई थी, बल्कि मेरा रुख अब रोड की तरफ था। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अगली जिंदगी मेरे लिए सिर्फ बदनामी लेकर आती। अच्छा था मैं किसी गाड़ी से टकरा कर मर जाती। मेरे माँ बाप भी यही समझते कि मैं एक्सीडेंट की वजह से मर गई हूँ। मेरे सामने तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। उस वक्त सड़कें सुनसान थीं, इसलिए गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। जब वो करीब आने लगी तो मैं उस गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। बड़ी जोर से वो गाड़ी मुझसे टकराई थी और फिर मेरा सर किसी चीज से बुरी तरह टकराया था। कुछ ही देर में मैं अपने होश खो बैठी थी। लेकिन कहते हैं जिंदगी और मौत हमारे बस में नहीं होती। मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मुझे अपने बच जाने का अफसोस था। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। मेरे सर में दर्द की तेज लहरें उठ रही थीं। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया तो एहसास हुआ कि मेरा पूरा सर पट्टियों से जकड़ा हुआ है। वो औरत मुझे देखकर उस लड़के से कहने लगी, हार्दिक देखो इसे होश आ गया है, जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में नर्सें और डॉक्टर मेरे पास आ चुके थे। वो मेरे बारे में पूछने लगे। मैं उन्हें क्या बताती कि मेरा अतीत कितना दागदार था। इसलिए मैंने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मैंने अपनी याददाश्त खो जाने का नाटक किया था। वो औरत मुझे अपने घर ले गई। 4 कमरों के फ्लैट में वो अपने बेटे के साथ रहती थी। मैं उनकी गाड़ी से टकराई थी। काफी अच्छी औरत थी, मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी। जब मैं कुछ चलने फिरने के काबिल हो गई तो खुद ही घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभाल ली थी। उनका बेटा एक दिमागी डॉक्टर था। इसी फ्लैट के एक कमरे में उसने अपना एक क्लिनिक बनाया हुआ था। सुना था कि उसके हाथों में जादू है। उसने कई बार मुझसे भी कहा कि मैं अपने अतीत के बारे में सोचने की कोशिश करूं, शायद मुझे कुछ याद आ जाए। लेकिन मैं भूली ही कब थी जो मैं याद करने की कोशिश करती। जब भी वो ये चाहता कि मुझे कुछ याद दिला सके तो मैं सर दर्द का बहाना बना देती। तो वो आंटी अपने बेटे को डांटने लगती, कहती उसे याद नहीं आ रहा तो क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो। वो कहता, अम्मा ये लड़की अपनी पूरी याददाश्त नहीं भूली है, क्योंकि ये सब कुछ नहीं भूली। इसे खाना बनाना अच्छे से आता है, इसे पता है क्या चीज कैसे पकाते हैं, हर काम इसे करना आता है। इसका मतलब ये सब कुछ नहीं भूली है। ये सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन खैर मैंने अपना नाटक जारी रखा। धीरे धीरे 1 साल बीत चुका था। आंटी अब मुझसे काफी घुल मिल चुकी थीं। आंटी अब चाहती थीं कि मैं अब उनकी बहू बनकर उनके साथ रहूं, लेकिन मुझे पता था मैं किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं हूं।
और ना ही मैं झूठ बोलकर अपना घर बसाना चाहती थी। इसलिए मैंने आंटी को मना कर दिया कि आंटी, मैं अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए मैं हार्दिक से शादी नहीं करूंगी। एक दिन हार्दिक खुद ही मेरे सामने आ गया, कहने लगा, रिद्धि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करने के लिए मैंने ही अपनी माँ को फोर्स किया है, और माँ को तुम वैसे ही बहुत पसंद हो, इसलिए माँ भी मान गई थी। लेकिन तुम इनकार क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा जो एक लड़की का सपना होता है। किस्मत की इस मेहरबानी पर मेरी आंखों में आंसू चमकने लगे थे, लेकिन मैं शायद इस मेहरबानी के लायक नहीं थी। मैंने कहा, हार्दिक, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता मेरा अतीत क्या था। हार्दिक कहने लगा, जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाए तब हम तुम्हारे माँ बाप के पास भी चलेंगे, और तुम्हारी उम्र को देखते हुए इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम शादीशुदा नहीं हो। अपने दिल पर हाथ रखकर फैसला करो रिद्धि, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? रिद्धि नाम आंटी ने ही मुझे दिया था। मैं उससे नजरें चुरा गई थी। ये सच था कि मैं दिल ही दिल में हार्दिक को पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं उसे झूठ में रखकर, धोखे में रखकर भी शादी नहीं कर सकती थी। और फिर मैंने रोते हुए हार्दिक को सारी सच्चाई बता दी। मैंने कहा, हार्दिक, मैं भूली ही कब हूँ, मुझे सब याद है, बस भूलने का नाटक करती थी, भूल जाना चाहती थी अपने उस काले अतीत को। और फिर आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, इतना प्यार दिया। आप लोगों को छोड़कर मैं कहाँ जाती, इसलिए झूठ बोलकर आप लोगों के पास ही रहने लगी। मैंने विपुल के बारे में हार्दिक को सब कुछ बता दिया था। हार्दिक बड़े गौर से मेरी सारी बातें सुनता रहा, फिर उठकर चला गया। मुझे विश्वास था अब वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं भी रोते हुए अपने कमरे में आ गई और अपना सामान पैक करने लगी। मुझे पता था सच्चाई जानने के बाद अब वो लोग मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे, लेकिन मैं हैरान रह गई। अगले ही दिन आंटी मेरे पास आई थी, कहने लगी, तुमने इतना सब कुछ अपने दिल में छुपा रखा था, एक बार तो मुझे बताती। ये कहते हुए उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। कहने लगी, हार्दिक तुमसे प्यार करता है, सच्चा प्यार, और वो तुमसे शादी करने के लिए अब भी राजी है। मैंने हैरत से आंटी की तरफ देखा था। क्या दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं? खैर, मेरी शादी हार्दिक से हो गई थी। हार्दिक ने मुझे इतनी खुशियां दी कि मैं अब अपने अतीत की कड़वाहट को भूलने लगी थी। मैं अपनी माँ से भी मिलने गई थी। हार्दिक भी मेरे साथ ही गया था। हार्दिक ने ही सारी बात संभाल ली थी। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश थी। मेरी माँ को यही पता था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं अपनी याददाश्त भूल चुकी थी। माँ ने बताया कि उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी है और अब वो कहीं दूसरी जगह नौकरी करती हैं। थोड़ी देर माँ के पास बैठकर मैं घर वापस आ गई थी। मैं हार्दिक के साथ एक बहुत ही अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक दिन वो हुआ कि मेरे होश उड़ गए। शाम की चाय मैं अक्सर हार्दिक को उसके क्लिनिक पर ही देने चली जाती थी। उस समय ज्यादा मरीज नहीं होते थे, इसलिए हम दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते और खूब बातें भी किया करते थे। ऐसी एक शाम थी जब मैं चाय का कप देने उसके क्लिनिक पर गई हुई थी, लेकिन कमरे के दरवाजे पर ही रुक गई, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाजों ने मेरे पैरों को वहीं रोक दिया था। वो कह रहा था कि मैंने उसे बर्बाद कर दिया डॉक्टर। वो मेरी विनती करती रही, हाथ जोड़ती रही, अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन मुझे उस पर दया नहीं आई। मैं उसकी आवाज को कैसे भूल सकती थी? वो तो विपुल था। मेरा पति उसे कहने लगा, देखें मिस्टर, आप खुद कह रहे हैं कि वो लड़की अब मर चुकी है। उसी रात उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो क्यों आप इस बात को मान नहीं लेते? भूल जाइए इस हादसे को। हार्दिक उसे समझाने लगा। विपुल ने कहा, कैसे भूल जाऊं? मैं भूल ही तो नहीं पा रहा हूं। पिछले 1 साल से मैं सोया नहीं हूं। मैं सोने के लिए आंखें बंद करता हूं तो मुझे उसकी सिसकियां सोने नहीं देती। मुझे लगता है वो मेरे सामने खड़ी है और हाथ जोड़कर रो रही है, कह रही है, मुझे जाने दो, मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज मेरे कानों में हर वक्त गूंजती रहती है। मुझ पर न शराब असर करती है और न ही नींद की दवाई। मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन उसकी सिसकियां मुझे सोने नहीं देती। डॉक्टर, कुछ ऐसा करो कि मुझसे मेरी याददाश्त ही छीन लो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे उसकी बद्दुआ लग गई है। अगले दिन जब मेरी दीदी अपनी दोस्त के घर से आ रही थी तो उनका एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। मेरे जीजा मलेशिया में रहते थे, उसने वहीं दूसरी शादी कर ली। दीदी के बेटे ने भी शादी कर ली है और वो भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी है। मैं अकेला हूँ। मैं रातों को तड़पता हूँ, रोता हूँ, और मेरे आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं है। मैं अकेला रह गया हूँ। मुझे उसकी बद्दुआ लग चुकी है। काश कि वो लड़की मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांग उसे कहूंगा कि वो जो चाहे मुझसे बदला ले ले, लेकिन मुझे अपनी बद्दुआ से आजाद कर दे। मैं सोना चाहता हूँ डॉक्टर। मैं पिछले 1 साल से सो नहीं पाया। वो बिलख बिलख कर बड़ी बेबसी से रो रहा था और मुझे भगवान के इस चमत्कार पर विश्वास आ चुका था। मैं भी क्या बदला ले सकती थी उससे, जो मेरे भगवान ने उस लड़के से लिया था। बेशक वो अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनता है। मैं वहीं से पलटकर वापस आ गई थी, क्योंकि मैं उस लड़के को कभी भी माफ नहीं कर सकती थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी थी।
दोस्तों, क्या विपुल को माफी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।